सारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। हूं आदित्य झा, स्वागत करता हूं आपके इस बुलेटिन में और लिए चलता हूं ठीक ताजा तरीन खबरों की ओर। निकाय चुनाव की अगर बात करें तो निकाय चुनाव को फतह करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। हर रोज सीएम ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज सीएम योगी सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर में धुआंधार रैली कर रहे हैं। पहले सीएम योगी सीतापुर के नेमिषरायण मिश्रक पहुंचेंगे, जहां मेला मैदान में आयोजित जनसभा को वो संबोधित करेंगे और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट देने की उन्होंने अपील भी की है। सीतापुर से सीएम योगी लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उनके जोरदार स्वागत, उनका पूरा भव्य स्वागत किया गया। सीएम योगी राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां को भी गिनाई। इस दौरान सीएम ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा है और लखीमपुर खीरी से सीएम योगी बलरामपुर पहुंचे हैं। यहां से चुनावी रैली के बाद सीएम गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और यहां शाम को क्लब सिविल लाइन गोरखपुर में चिकित्सक सम्मेलन में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान के लिए अपील भी करेंगे। करीब 5 बजे वो भीमराव अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और आपको बताते चले कि सीएम योगी 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे का आज दूसरा दिन है। जैसा हमने बताया वो राप्ती नगर में भी हैं। और उप मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक आज कुशीनगर, गाजीपुर और वाराणसी दौरे पर हैं। सबसे पहले कुशीनगर के कसाया स्थित वैनेट क्लब मैदान वो जाएंगे, जहां डिप्टी सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही पार्टी के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। वहीं दोपहर में डिप्टी सीएम गाजीपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां मोहम्मदाबाद के श्री शंकर कोल्ड स्टोरेज में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। वहीं ब्रिजेश पाठक शाम को वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। यहां मुन्नावीर के विश्वनाथ गार्डन में महिला मोर्चा सम्मेलन में वो शामिल होंगे और शिरकत करेंगे। साथ ही सिंगरा में व्यापार प्रकोष्ठ बैठक की संबोधित को भी वो संबोधित करने वाले हैं। जबकि रात 8 बजे की बात करें तो इंग्लिशिया लाइन में चिकित्सक सम्मेलन में वो शिरकत करने वाले हैं। रात 9 बजे प्रहलाद घाट में प्रबुद्ध प्रकोष्ठ बैठक में वो नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की विजय मंत्र पर चर्चा करने वाले हैं। इसी क्रम में हम आपको बता सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह शुरू हो चुकी है। बरेली में दूसरे चरण में 11 मई को वोट डाले जाएंगे। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रशासन के तरफ से काफी तैयारियां की गई हैं और जोरों शोरों से तैयारियां की गई हैं। इस बार नगर निकाय चुनाव में आम लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे, इसको लेकर बरेली में हमारे जो सहारा संवाददाता हैं कुमार विनय, उन्होंने बरेली के सिविल लाइंस में महिलाओं के साथ खास बातचीत की है। क्या बात हुई है, उनके क्या मुद्दे हैं, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की शुरुआत हो गई है। पहले चरण का चुनाव 4 मई को है, जबकि बरेली में दूसरे चरण में 11 मई को वोट डाले जाएंगे। इस बार किस तरीके के मुद्दे रहेंगे, किन चीज़ों को सोच के लोग वोट देंगे, इसके लिए मैं इस वक्त बरेली के सिविल लाइंस मोहल्ले में हूं और एक परिवार में आया हुआ हूं, जहां उस कॉलोनी की तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं। हम जानते हैं कि क्योंकि आधी आबादी की बात होती है तो खास तौर से महिलाओं के क्या मुद्दे रहेंगे और अब तक बरेली में जिस तरीके का काम हुआ है वो किस तरीके का काम हुआ है, इसको लेकर आप सब लोग इनसे बात करते हैं कि इस बार चुनाव है, 11 तारीख को बरेली में नगर निगम का चुनाव होने वाला है। क्या मुद्दा रहने वाला है और क्या सोच के आप इस बार वोट डालने वाली हैं? देखिए, नगर निगम एक निकाय चुनाव है जिसमें कि मुद्दा हमेशा ही डेवलपमेंट को लेकर रहता है कि किस तरीके का देश में, शहर में या मोहल्ले में किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। तो मुद्दा तो डेवलपमेंट ही रहेगा। जो विजिबल है वो देखते हुए और आगे के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, यही मुद्दा है मेन। माना जाए कि जो नेशनल मुद्दे हैं उनके मुताबिक लोकल मुद्दों को भी आप लोग ध्यान में रखें। बिल्कुल जी, क्योंकि हमारा तो मेन लोकल से ही वास्ता रहता है। जहाँ तक नेशनल का सवाल है तो हमारी बीजेपी सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन लोकल लेवल के मुद्दे जो हैं वो वायलेट हो जाते हैं ड्यू टू लोकल अथॉरिटीज़। तो उन चीज़ों को मेन ध्यान में रखा जाएगा। आधी आबादी की बात होती है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की भी बहुत बड़ी बात होती है। नगर निगम का चुनाव है, उसमें तमाम, जैसे आपने कहा कि लोकल मुद्दे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जब महिला वोट डालने जाती है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात भी आती होगी, विकास की बात भी आती होगी। आप क्या सोच के वोट डालने जाती हैं? हम भी यही सोच के जाते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिले और हम तो बीजेपी को ही वोट करते हैं। क्यों बीजेपी में, ऐसा क्यों है? क्योंकि बीजेपी में जब से आई है यूपी में
तो तब से गुंडागर्दी कम हो गई है काफी। कानून व्यवस्था ठीक है, इसको लेकर आप बीजेपी को वोट दें। आपको तमाम और भी लोग हमारे साथ हैं कि क्या आपको क्या लगता है कि लोग जब वोट डालने जाते हैं, नगर निगम का चुनाव हो या और भी कोई, इस बार लोकल बॉडी का चुनाव है, तो क्या सोच के आप वोट डालने वाली हैं? यही सोच के कि जैसे सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा को देखते हुए चीज़ें मतलब सुधरी हैं, तो उसी चीज़ को देखते हुए आगे और भी अलग अलग सारी चीज़ों में डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो लोकल चुनाव है तो कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं, नालियां हैं, पुलियां हैं, उनको लेकर भी लोग आप देखते होंगे कि अगर विकास हो रहा है तो वोट दें, अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपना विरोध दर्ज कराएं। हाँ, उसके लिए भी होना चाहिए। जैसे काफ़ी सारी सड़कें या नाले हुए या सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो उनको सबको ध्यान में रख के और उन सारी चीज़ों के लिए भी होना चाहिए कि हम सब चीज़ों को ध्यान में रखें। क्या लगता है बरेली में जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है, तो पिछले 5 वर्षों में भी आपने बरेली को देखा होगा, तब से कुछ बदलाव नजर आ रहा है क्या? जी हाँ, काफ़ी बदलाव आया है और काफ़ी यहाँ पे बदलाव जो देखने को मिला है। काफ़ी रोडें सही हो गई हैं, यहाँ पे लाइट की काफ़ी व्यवस्था हुई है अच्छी, सड़कों पे काफ़ी लाइटें लगा दी गई हैं बहुत सारी, पर अच्छा है, वो भी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी चीज़ तो है। आने वाले समय में ये क्या सोच के आप वोट देंगे? आने वाले समय में भी यही सब आगे भी चलता रहे, यही सब इसी को सोचकर हम वोट करेंगे। जो भी हमारा मेयर मतलब काम करेगा उसी को हम वोट करेंगे। क्या लगता है आंटी, आप क्या सोच के वोट देंगे और किस तरीके के मेयर को चुनना चाहेंगे इस बार आप? बीजेपी को सपोर्ट तो हम भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए उस तेजी से होता नहीं है। सड़कें तोड़ दी जाती हैं, वो सालों सालों तक पता चला प्रगति से काम हो रहा है, प्रगति से चल रहा है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। सड़कें उखाड़ के डाल दी जाती हैं, एक तरफ उखड़ती हैं, दूसरी तरफ बनती हैं, यही सब चलता रहता है। यानी कहीं ना कहीं सरकार की जो मशीनरी है उसमें आपस में सामंजस्य नहीं रहता है। सामंजस्य है या नहीं है ये तो वही लोग जान सकते हैं, नगर निगम वाले ही। लेकिन प्रगति तो हुई है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए वैसे नहीं हो रही है। आपने कहा कि जिस तरीके से काम होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ, आप क्या सोच रही हैं? आप क्या सोच के? हम भी यही सोचते हैं कि सबसे बड़ी मेरी समस्या, क्यों जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ रोड जाने 4, 5, 6 साल से नहीं बनी, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ नाला की हमें सबसे बड़ी परेशानी है। हम चाहते हैं ये नाला जो है इसे बड़े पाइप डाल के इस पर रोड बनाई जाए, और जो हर साल करोड़ों रुपया नाले में लगता है सफाई पे, अगर इसको एक बार पूरा पैसा लगा दिया जाए तो ये पैसा कुछ सालों में ही एडजस्ट हो जाएगा, अगर नाला सही बना दिया जाए। यानी कि नाले की जो समस्या है उस पर भी ध्यान दिया जाए, तो आप ये दिमाग में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि हमारी सेहत को भी नुकसान करता है, मच्छरों से हम परेशान रहते हैं, गंदगी से, बदबू से, हर चीज से परेशान रहते हैं, तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो आने वाले समय में आप किस तरीके का पार्टी या किस तरीके का मेयर चुनना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे जो ये काम करे हम उसे वोट देंगे। जैसे आपने कहा कि जो लोग हमारे लोकल मुद्दे हैं, खासतौर से आपने कहा नाले का मुद्दा है, जिस कॉलोनी में सिविल लाइंस में मैंने भी देखा काफ़ी बड़ा नाला है और काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, तो क्या कहेंगे आप? केवल नाले के मुद्दे या नाली का मुद्दा तो खैर रहता ही रहता है, मगर जब वोट डालने लोग जाते हैं तो दिमाग में कुछ और भी चीज़ें चलती होंगी, ऐसा ही कुछ आप भी सोचती हैं? देखिए, विकास हुआ हमारे शहर का, लेकिन जो हमारी पॉलिसीज़ हैं विकास करने की या जो मैनेजमेंट है वो अप टू मार्क नहीं है। पहले सड़क खोदी जाती है, उसके बाद सड़क बन जाती है, उसके बाद सीवर पाइपलाइन के लिए वही सड़क खोद दी जाती है, उसके बाद फिर सड़क बन जाती है, उसके बाद जो होता है कि अब साफ पानी के पाइप डाले जाएंगे, फिर वही सड़क खोदी जाती है। ये सारे काम एक साथ भी किए जा सकते हैं, कितना पैसा वेस्ट होता है। ये सब चीजें मैनेजमेंट की बहुत बड़ी लेवल पर मतलब सरकार की तरफ से तो काम हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन की आपस में सामंजस्य नहीं, जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है, जिसकी वजह से आम आदमी को भी दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो पॉलिसीज है वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन नीचे लेवल तक आते आते इम्प्लीमेंट होते होते जो मैनेजर अच्छा है वही मैनेजमेंट कर पाएगा। ये सारा लेकुना जो है लोकल लेवल का है, लोकल लेवल पे इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। तो इस बार जो पिछली बार के जो मेयर रहे हैं तो वो उसको उनके बारे में भी दिमाग में चलता होगा, या नई कोई व्यवस्था भी आपके दिमाग में आती है? ये तो सिचुएशन आने पर देखा जाएगा, लेकिन हाँ, एक कंसेप्ट जरूर माइंड में रहता है। आप क्या कहेंगे कि अगर जो पिछले साल जो 5 वर्ष जो मेयर रहे हैं, जिनकी पार्टी की सरकार रही है, उन्होंने किस तरीके का काम किया, और आने वाले समय में आप क्या क्या सोचेंगे? आप आने वाले साल के लिए भी यही सोचूंगी। लास्ट ईयर लाइक जैसे हुए हैं कुछ चीज़ों में सुधार हुआ है, और जैसे अभी नी ने बताया कि
कुछ चीज़ों में नहीं हुआ है, मतलब नीचे तक कोई भी वो आते आते किसी भी उस पे काम होता है तो वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। जैसे सड़कें एक बार खोद दी गई तो उनको बनते बनते कई साल निकल जाते हैं। ये दिक्कत रहती है कहीं ना हाँ, कहीं। तो ये कंटिन्यू चलती रहती है। आपको क्या लगता है कि नगर निगम का चुनाव फिर आ गया, 11 तारीख को बरेली में चुनाव होने वाला है, क्या सोच के वोट देंगी और क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मैं तो यही सोच के दूंगी कि कोई भी काम हो प्रॉपर तरीके से हो, एक पूरा बनाकर हो कि भाई हाँ ठीक है, इस यहाँ पर हमें सीवर भी डालना है, पता चला पहले सीवर पड़ गया, फिर खुद गई, नई सड़क बनती है, फिर खुदती हैं, फिर उसके बाद दोबारा से उसमें वर्क होता है। फिर इसमें क्या होता है कि परेशान हम लोग लोकल जो है जनरेशन है, हम लोग रह रहे हैं आसपास, उन लोगों को परेशानी होती है। काम तो हुआ है ना पिछले काम होता है, काम हो नहीं, रहा पिछले है, दिनों में हो काम रहा हुआ है ना? नहीं, काम हुआ है, काम के लिए कोई वो नहीं है, काम चल रहा है, हो भी रहा है, लेकिन बस यही है कि इसमें वेस्ट ऑफ मनी भी है और हम लोग मतलब इसका जो जितना भी परेशानियां है वो हम लोग उस चीज को उठाते हैं। लोग जो रह रहा है वहां पर कि बार बार खुद रहा है, फिर वो रिसेंटली दोबारा से काम शुरू हो रहा है, फिर से आप वहीं से। किस तरीके की पार्टी और किस तरीके के मेयर को चुनना चाहेंगे आप? अच्छी पार्टी। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी अच्छा काम कर सकती है, कौन से मेयर अच्छा काम कर सकते हैं? बीजेपी के लिए ही बोलेंगे। और वो क्यों बीजेपी में ऐसा क्या है? नहीं, हम बीजेपी वाले हैं और हमको लगता है कि बीजेपी काम अच्छा कर रही है और बीजेपी ही करेगी आगे काम अच्छा, जो हमारे हम लोग को सुन सकते सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए। सुरक्षा को लेके भी शायद लोग बीजेपी को ज्यादा वोट देना चाहते हैं, इसीलिए चाहे छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनको भूल जाते हैं और सुरक्षा को लेके बीजेपी को हाँ वोट जी, देते हैं। हाँ जी, ये आपके दिमाग में भी रहता है कि छोटी समस्या है तो उसको भूल जाओ और बीजेपी को वोट दे दो? हाँ ये रहता है। हाँ जी। आप क्या कहेंगे आंटी, एक बार सुरक्षा को लेके कितनी बड़ा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में और खासतौर से बरेली में? सुरक्षा को लेके काम तो हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना हुआ वो भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वारदात होती बराबर रहती है। कम हुई है लेकिन जितनी कम होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, खत्म होने का तो सवाल ही नहीं है। बराबर कहीं ना कहीं आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, वो सब नहीं होना चाहिए। और मेयर भी ऐसा होना चाहिए जो कम से कम आम पब्लिक को अगर कोई परेशानी है वो वहां तक जाए तो वो तुरंत मिलने की कोशिश करे। ऐसा ना हो कि उसके लिए कि हमें 4 दिन लाइन लगानी पड़ रही है या किसी से अप्रोच लगानी पड़ रही तब मेयर हमसे मिले, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा मेयर हो जो आम आदमी से घुल मिल जाए। एक फिर बार आखिर में आपसे पूछेंगे कि क्या इस बार के चुनाव में जो राष्ट्रीय बात हो रही है कि राष्ट्रीय स्तर के भी हमारी सरकार ने जो काम किया है, प्रदेश स्तर पे अच्छा काम किया, मुफ्त राशन दिया है, मुफ्त सिलेंडर दिए हैं, क्या ये मुद्दे भी चुनाव में, लोकल चुनाव में काम करते हैं? ये एक तबका ऐसा है जो मुफ्त की चीज़ें अवेल करना चाहता है, वहाँ पर ये चुनाव के बहुत बड़े मुद्दे हैं और ये चुनाव में बहुत सहयोग करते हैं। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से ये मुफ्तखोरी ख़त्म होनी चाहिए। इस मुफ्तखोरी में पैसा जाता है, हमारा पैसा जाता है जो हम टैक्स देते हैं, और आदमी निकम्मा हो रहा है। आदमी को काम करना चाहिए, जो एक गरीब तबका है उसको गरिमा के साथ जीना चाहिए, ना कि मुफ्तखोरी पर जीना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रही है ऋतु कि जो राशन मुफ्त बांटा जाता है गलत ही बांटा जाता है, क्योंकि ये भी मेहनत करे, ये भी खाए, सब पैसा हाथ जाता हम ही लोगों को कराए। तो आपने देखा कि इस सिविल लाइंस इलाके की तमाम महिलाएं हमारे साथ थी, उन लोगों ने अपनी अपनी तमाम समस्याएं बताई, मगर उनका फिर भी यही कहना है कि जो जितना काम बरेली में अभी तक हुआ है उसमें अभी काम की और ज़रूरत है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपनी कहा कि ठीक है, मगर उसमें और भी कानून व्यवस्था और बेहतर हो और ख़ासतौर से विकास भी ठीक ठाक से हो। ऐसी पार्टी को और ऐसे मेयर को वो फिर से बरेली का मेयर चुनना चाहेंगे। सहारा समय के लिए बरेली से कैमरामैन हरीश चंद्रा के साथ कुमार विनय। और स्थानीय निकाय चुनाव प्रचार तेज हो गया है। तमाम दल के राजनेता लगातार जनता के बीच पहुंचकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। सुहाग नगरी फिरोजाबाद 2017 निकाय चुनाव में पहली बार नगर निगम बना और बीजेपी की नूतन राठौर पहली महापौर वहां पे बनी। फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी में खुमार है और 5 सालों में फिरोजाबाद में कितना विकास हुआ है, यहां की जनता को कैसे मेयर चाहिए, क्या स्मार्ट सिटी बन पाया फिरोजाबाद, इन तमाम स्थानीय मुद्दों को लेकर सहारा समय की चुनावी दंगल फिरोजाबाद की जनता के बीच पहुंचा है। संवाददाता अनिल शर्मा ने स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता से सवाल पूछे हैं, आइए देखते हैं। चुनावी बिगुल बच चुका है, तमाम नेता अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जनता क्या चाहती है नेता से, क्योंकि हर बार वही मुद्दे, वही बात हमेशा जनता के बीच रहती है, लेकिन इस बार जनता को क्या मिलने वाला है। हम खड़े हैं आगरा न्यू आरा वार्ड में, जहां तमाम जो लोग हैं जो अपना वोट देने जा रहे हैं। किस तरीके से आपके क्षेत्र में कही जाए तो कैसी समस्या आपकी जो पूरी नहीं हुई? यहाँ न्यू आगरा क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, सीवर की समस्या, पानी की समस्या, और इन सब के लिए निदान के लिए आवश्यक है
कि कोई अच्छा कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पर आए। अक्सर ये पाया जाता है कि चुनाव होते हैं, वायदे होते हैं, चुनाव के बाद जीत के भी आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रत्याशी जीतता है उसकी मन स्थिति परिवर्तित हो जाती है। चुनाव से पहले जनता ही सब कुछ होती है। बिल्कुल, चुनाव होते हैं, परिवर्तन आता है, लेकिन वो वायदे पूरे नहीं होते। क्या कहेंगे आप, क्या वायदे पूरे हुए? वायदे पूरी तरह से नहीं हुए। हम तो उम्मीद ये रखेंगे कि भाई जो भी जीते कम से कम उस बाढ़ का ख्याल रखें। बड़ी खबर है प्रयागराज से। प्रयागराज निकाय चुनाव से पहले माफिया अतीक के बेटे अली अहमद का कथित पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि लेकिन वायरल पत्र में यह पुष्टि नहीं है कि अली ने ही पत्र लिखा है। इस पत्र में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ निकाय चुनाव में मतदान की अपील की गई है। पत्र में अतीक और अशरफ हत्याकांड के लिए बीजेपी और एसपी को जिम्मेदार ठहराया गया है। पत्र में लिखा है कि पुलिस ने मेरे भाई, पिता और चाचा को पहले ही मुठभेड़ में मार चुका है। अब मुझे मारने की कोशिश की जा रही है और एनकाउंटर करने के लिए पुलिस मेरी मां शाइस्ता की तलाश कर रही है। कृपया किसी के बहकावे में ना आए। जो मैंने लिखा है उस पर पूरी तरह ध्यान दें। नैनी सेंट्रल जेल में बंद अली अहमद के नाम से जारी हुआ यह पत्र है और पत्र में माफिया अतीक और अशरफ की फोटो भी लगाई गई है। पत्र में किसी दल का समर्थन तो नहीं किया गया है, लेकिन एसपी और बीजेपी का विरोध का जिक्र जरूर किया गया है। आपको बता दें कि अली इस समय नैनी जेल में बंद है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि बड़ी खबर है कि प्रयागराज निकाय चुनाव से पहले, अभी ये सब पहले, माफिया अतीक के बेटे अली अहमद का कथित पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और ये सब तब हुआ है जब अभी निकाय चुनाव हैं। वायरल पत्र में यह पुष्टि तो वैसे नहीं हो पाई है कि अली ने ही यह पत्र लिखा है, लेकिन इस पर अगर गौर करें तो इस पत्र में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे प्रयागराज से हमारे संवाददाता हैं सुधीर शुक्ला। सुधीर जी, मुझे एक बात बताइए, ये पत्र का अभी आना निकाय चुनाव से पहले, ये किस ओर इशारा करता है? देखिए, अभी इस पत्र की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये अली के द्वारा जारी हुआ है या कौन इस पर जारी किया है इस पत्र को, ये अभी तरह पुष्टि नहीं हो। लेकिन ये पत्र बकायदा ये वायरल हो रहा है। लेकिन इस वायरल होने के कारण लगातार इस मामले पर चर्चा यहाँ प्रयागराज में शुरू हो गई है कि निकाय चुनाव जिस तरह से है, अब उसमें मुस्लिम वोट बैंक को लिए होड़ लगी है। जिस प्रकार से बीएसपी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट लगातार अपने उतार, चाहे वो पार्षद के हों, प्रत्याशी हों और एमपी मेयर के हों, तो उन प्रत्याशियों को इन वोट बैंक का हिस्सा मानते हुए हो सकता है कि ये लेटर किसी ने बना के जारी किया गया हो, क्योंकि ये मुश्किल, ये संभव नहीं लगता है कि ये लेटर अली के द्वारा जेल से जारी किया गया है। जिस प्रकार से जेल में इतनी कड़ी सुरक्षा है, उस बीच इस लेटर का आना एक संदेह पैदा करता है। कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक मंशा दिख रही है। लोग मुस्लिम वोट को हासिल करना चाहते हैं, इसलिए इसके माध्यम से एक क्या कहते हैं, अपने आप को मुस्लिम का एक रहनुमा बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से लेटर में लिखा गया है कि सपा भी विरोधी है, उन्होंने ही योगी आदित्यनाथ को उकसाया और बकायदा असद और अतीक अहमद और अशरफ जो चाचा हैं उनकी हत्या करवाई। तो कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा करता है कि ये इसमें राजनीतिक कोई षड्यंत्र या कोई चाल हो सकती है। नहीं तो एक बात बताइए सुधीर, ये जो राजनीतिक षड्यंत्र की आप बात कर रहे हैं, क्या कौन लग रहा है आपको? क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है कि बीजेपी पार्टी की तरफ से किया गया है? कहां से, क्या कौन सी राजनीतिक दल है जो जिसने ये काम किया?
देखिए, इसका फायदा कई तरह से लोगों को मिल सकता है। इसका हाँ, फायदा किस तरीके से मिल सकता है उस पे जरा अवगत कराएं के भी हमें। लोग इस फायदे को उठा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार सत्ता पक्ष के भाजपा के लोग हैं, उनका हिंदुत्व कार्ड है और वो ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि देखिए मुस्लिम वोट बैंक ये लेने की कोशिश कर रहे हैं, सपा या बीएसपी या कांग्रेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस रूप में अपने आप को दिखा सकती है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब एक मुस्लिम वोट का रहनुमा बन के एक कोशिश करने का प्रयास कर रही है, उस रूप में भी इसको देखा जा रहा है। तो इसमें एक संदेह पैदा करता है, दोनों पक्ष इसमें दिख रहा है कि हिंदू कार्ड भी एक खेला जाएगा यहाँ पर और मुस्लिम कार्ड भी खेला जाएगा। अब ये 4 मई को जब इलेक्शन होता है उसके बाद ही ये पता चलेगा कि इस लेटर का कितना असर हुआ है। जी। और क्या अब सरकार की तरफ से कोई प्रक्रिया हुई है इस लेटर के बाद? अभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन हाँ ऐसा सुगबुगाहट है कि इस लेटर को लेकर काफी चर्चाएं हैं और कहीं ना कहीं इसके बारे में हो सकता है कि कुछ जांच भी की जा रही हो। जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है, इस लेटर के बारे में सब कुछ अवगत कराया है। और अब बढ़ते हैं अलीगढ़ की ओर। खबर है अलीगढ़ से। पिछले 22 अप्रैल को ईद के मौके पर दहेली गेट और कोतवाली क्षेत्र में सड़कों पर नमाज अदा कर रोड बाधित करने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा ली गई है। दरअसल जिला प्रशासन और धर्मगुरुओं द्वारा सार्वजनिक स्थान और सड़कों पर नमाज अता नहीं करके कि ये अपील की गई है और इसके बावजूद भी सड़क अवरुद्ध कर धारा 144 उल्लंघन किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना दहेली गेट और कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। मीडिया के माध्यम से सभी को अवगत कराया गया था कि कोई खुले में ना बैठे, परंतु त्योहार के दिन थाना कोतवाली और दहली गेट में कुछ लोगों ने खुले में बैठने का प्रयास किया, जिसको पुलिस और प्रशासन द्वारा हटाने का प्रयास किया गया। परंतु इस प्रक्रिया के दौरान धारा 144 का उल्लंघन हुआ तथा मार्ग में अवरोध उत्पन्न हुआ, जिसके संबंध में समुचित धाराओं में थाना कोतवाली तथा थाना दहली गेट में अभियोग अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है तथा इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं प्रशासन की ओर से गरीबों को दिए जाने वाले राशन पर अनाज माफिया डाकिया डालने पर बाज नहीं आ रहा है। ताजा मामला बुलंदशहर खुर्जा का है, जहां सरकारी राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए शासन प्रशासन हर मुमकिन प्रयास करने के बावजूद भी राशन माफियों को उन्हें रोक नहीं पा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चावल को कट्टों से भरा एक बुलेरो पिकअप पकड़ा है, जिसमें करीब 50 कट्टे लदे हुए थे। एसएमआई सुधीर कुमार ने बताया है कि खुर्जा देहात पुलिस को इस्लामाबाद गांव से मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली थी और पुलिस ने इसकी जानकारी विभाग को दे दी है, जिसके बाद पूर्ति निरीक्षक ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एसएमआई के अनुसार पकड़ा गया चावल सरकारी राशन का है और इसे कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था। फिलहाल चावल का नमूना लेकर विभागीय टीम जांच में जुट चुकी है। लगभग 40-45 कट्टे। क्या लगता है कैसा माल है ये पीडीएस का ही माल, राशन का ही है। अच्छा, अब क्या कार्रवाई हो रही है आगे? अभी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। तहरीर पता पड़ पाया कि कौन है इसके पीछे, माफिया कौन? कोई ड्राइवर नहीं, ड्राइवर ने कुछ नहीं बताया। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का तारीख का ऐलान हो चुका है। योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने ट्वीट कर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का ऐलान किया है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होगा। माना जा रहा है कि रामलला की पुरानी और नई दोनों प्रतिमाओं को राम मंदिर में स्थापित करने की योजना है। और सूडान में गृह युद्ध में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के मुहिम में ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक करीब 600 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इनमें गोरखपुर बस्ती मंजिल में 31 नागरिक शामिल हैं, देवरिया के 12, कुशीनगर के 13, गोरखपुर के 5 नागरिकों और सिद्धार्थ नगर के 1 नागरिक की वतन वापसी हो चुकी है।
और पूरी देखभाल के साथ योगी सरकार ने उनकी वतन वापसी करवाई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन के अधिकारी लगातार विदेश मंत्रालय की टीम के साथ संपर्क में बने हुए थे और सीएम का स्पष्ट निर्देश है कि यूपी के जो भी नागरिक सूडान से लौट रहे हैं उनको सम्मान रिसीव करने के बाद उनको भोजन नाश्ता की उत्तम व्यवस्था करते हुए सुविधाजनक साधन से घर तक पहुंचाया जाए और यूपी के नागरिकों को गुरुवार को बसों और लग्जरी गाड़ियों से उनके घर पहुंचाया जाए। शासनादेश के अनुसार उनके अभिवादन के बाद उन्हें भोजन कराकर उनके गृह क्षेत्र में रवाना किया गया। भारत ने हिंसाग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को बाहर निकालकर स्वदेश वापसी के लिए मुहिम जारी की है। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों नागरिकों में उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक दल कानपुर नगर पहुंचा है, जहां थाना से चिंडी क्षेत्र अंतर्गत दीपू चौहान ढाबे में सभी को विश्राम और जलपान कराया गया। इसी दौरान हम आपको बता दें कि उन्होंने सूडान में गृह युद्ध की स्थिति के अपने अनुभवों को भी साझा किया। और कुशीनगर में प्रसव पीड़ित महिला के लिए मसीहा बना एनआईआर रेलवे। दरअसल बांदा से बरौनी जा रही अवध एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा कर रही थी एक महिला को रेलवे की स्वास्थ्य टीम ने ट्रेन के बोगी में ही प्रसव कराया। 23 वर्षीय खुशबू खातून था उसका नाम और उसे अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी। पति इस्तार से जब प्रॉब्लम्स उन्हें हुआ तो उन्होंने सबसे मदद मांगी और पूर्वोत्तर रेलवे के कप्तानगंज स्वास्थ्य केंद्र की टीम कप्तानगंज स्टेशन पहुंची, जिसके बाद टीम ने मेडिकल सुविधाओं के साथ महिला का सुरक्षित प्रसव किया और डॉक्टर के उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। यमुना घाटी के किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां उन्हें मंडियों में फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। और चलते चलते आपको दिखाते हैं सूर्य की दुर्लभ तस्वीर, जो लोगों के लिए एक बहुत ही ज्वलंत विषय बन चुका है। यह तस्वीर सोनभद्र से है, जिसमें सूर्य के घेरे के एक तरफ गुलाबी और दूसरी तरफ नीले रंग की आकृति नजर आ रही है। जिले के कई इलाकों में सतरंगी रिंग पहनने सूर्य को देखने के लिए लोग सड़कों पर निकल चुके हैं और वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा तब होता है जब सूर्य या चंद्रमा की किरणें बादलों में मौजूद षटकोणीय बर्फ क्रिस्टलों से अपवर्तित हो जाती हैं, माफ कीजिएगा। तमाम जगहों पर लोग सूर्य की ऐसी तस्वीरें देखकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। और फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही है, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के अलावा आप देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.samelive.com। फिलहाल